नमस्कार। आज हम बात करेंगे मून सेकंड हाउस के बारे में। मून हमारे कुंडली के अंदर प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है, खुशी है, हैप्पीनेस है। ये सारी चीजें मून से देखी जाती हैं। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट इन आवर चार्ट। अब हम यहाँ पर इस तरीके से मून को डिफाइन करेंगे कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानते, कि ज्यादा डीप स्टडी कभी नहीं करी है, वो लोग भी इजीली समझ जाएंगे कि उनकी कुंडली में कहाँ इशू है, कैसे उसको ठीक रखना है। यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं तो मून बर्थ चार्टिंग, कोई भी प्लैनेट आपकी लगन कुंडली और वर्षफल दोनों में किस तरह से अपना इम्पैक्ट देगा, कैसे उसको समझना है और कैसे ठीक रखना है। क्योंकि कुछ चीजें हमें आजीवन फॉलो करनी होती है प्लैनेट्स को ठीक रखने के लिए, और कुछ वर्षफल के अनुसार, यानी कि मेन रेमेडीज, specific remedies always according to Varshfal, and the some remedies and precaution follow according to लगन चार्ट। तो जब इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो अवश्य ही हम अपने जीवन की समस्याओं को ठीक रख सकते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, मोस्टली क्या 98% लोग नहीं जानते कि अपनी कुंडली का सही इस्तेमाल जीवन में कैसे करें। अगर समय रहते समझ जाएं कि कहाँ समस्या है, कैसे उसको ठीक रखना है, तो आप जीवन में अवश्य ही 50-60 साल की उम्र में जहां खड़े होते हैं उससे कई गुना आगे खड़े हो सकते हैं, परेशानियों को बच सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे मून सेकंड हाउस, क्योंकि लास्ट वीडियो में बात करी थी मून फर्स्ट हाउस कि बर्थ चार्ट में मून फर्स्ट हाउस के अंदर लगन कुंड यानी कि लगन भाव में किस तरह के शुभ या अशुभ परिणाम देंगे, वर्ष फल में जब वो आएंगे तो किस तरह के परिणाम देंगे। आज किन किन पे बात करेंगे। सबसे पहले रिजल्ट, यानी कि मून अगर सेकंड हाउस में है, द्वितीय भाव है किसका, ये भी आपको पता होना चाहिए। द्वितीय भाव से वैसे तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है, मगर मेन चीजें क्या हैं, ये हमारे परिवार का है, ससुराल का है, धन का है और वाणी का है। अब जातक का सेकंड हाउस जब अच्छा होता है तो इन सभी चीजों में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अच्छा कैसे होगा, सेकंड हाउस के अंदर कोई प्लैनेट अगर प्लेस्ड है तो वो अगर शुभ है तो उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट अच्छे आएंगे, खराब है तो उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट खराब आएंगे। अब उस प्लैनेट्स को कैसे ठीक करना है, ये कैसे अच्छा कर सकते हैं। तीसरा ये देखा जाता है कि सेकंड हाउस के अंदर अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो इस भाव के मालिक और कारक, इस भाव के मालिक और कारक कैसी पोजीशन में है। अगर वो दोनों अच्छी पोजीशन में है और प्लैनेट्स वहां पे कोई नहीं है, तब भी इस हाउस के रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो किसी भी भाव के रिजल्ट को चेक करने के लिए तीनों तरीके से देखना पड़ता है कि किसी भी सेकंड हाउस है तो इसके नेचुरल कारक कौन से हैं। आपका शुक्र, और नेचुरल मालिक शुक्र है और कारक क्या है, बृहस्पति। यानी कि बृहस्पति और शुक्र दोनों कंबाइंड यहाँ पर अपना कंट्रोल रखते हैं। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 2 नंबर की राशि आती है। अब कालपुरुष कुंडली की बात बार बार क्यों करते हैं, क्योंकि जब तक आप नेचुरल कारक, नेचुरल मालिक, ऑनर को नहीं समझेंगे, तब तक आप कभी भी किसी हाउस के सही रिजल्ट को एनालाइज नहीं कर सकते। नॉर्मली हम देखते क्या है कि हमारा कुंडली बनी होती है, बचपन में बन गई या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू निकाली। अब यहाँ पर किसी का 8 नंबर लिखा है, किसी का 9 नंबर लिखा है, आगे जो भी नंबर लिखा है तो वो सेकंड हाउस में आ जाएगा। तो हमें ये पता होता है कि सेकंड भाव, उसके अधिपति कहाँ पे हैं। अब सेकंड हाउस में 8 नंबर की राशि लिखी है तो मंगल है जी, मंगल है, बिल्कुल अवश्य है। मगर मंगल के साथ साथ आपको उस भाव के नेचुरल कारक को भी कंसिडर करना पड़ेगा कि किसी हाउस की कितनी स्ट्रेंथ है। एग्जैक्टली जब तक उसकी स्ट्रेंथ को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप उसके रिजल्ट को ठीक नहीं रख सकते। केवल मंगल को कंसिडर करने से आप पूरी तरह से इसको नहीं ठीक रख पाएंगे। 20-30% जरूर ठीक रख सकते हैं, वो भी प्रॉपर रेमेडीज के द्वारा। तो यहाँ पर सेकंड हाउस के नेचुरल, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 2 नंबर की राशि वृषभ राशि, वृषभ राशि के जो मालिक हैं शुक्र, कारक बृहस्पति, और सेकंड नंबर राशि में उच्च का ग्रह कौन होता है, चंद्रमा। अब चंद्रमा जो है कुंडली की, जैसा आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। आपके पैसे की कंडीशन कैसे रहेगी, कैसे उसको अच्छा रखना है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जो है सेकंड नंबर के राशि में उच्च के होते हैं।
अब उच्च के चंद्रमा यानी कि जो पैसे का कारक है, जो पैसा देने वाला है, धन भाव से मतलब यह है कि आप पैसा कितना जोड़ पाएंगे। चंद्रमा क्या है? लिक्विड कैश, यानी कि पैसा आएगा भी, अगर सेकंड हाउस के अंदर चंद्रमा हुए पैसा आएगा भी और जुड़ेगा भी, दोनों ही काम होंगे। चंद्रमा जिसके सेकंड हाउस में हो, ऐसा व्यक्ति जीवन में उसके पास कभी धन की कमी नहीं होती, पैसा आता रहता है। अब अगर आप ये देखेंगे कि चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में बर्थ चार्ट में है, तो पैसे की, लिक्विड कैश की कमी ऐसे जातक को नहीं होती, पैसा हमेशा उसके पास रहता है। अब अगर किसी कारण से धन की कमी महसूस हो रही है, तो यहाँ पर चंद्रमा निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में है, उसको उस अवस्था से बाहर लाना होगा। जब बाहर लाएंगे तो अवश्य ही ठीक होगा। आज आपको एक कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट रेमेडी एडवाइस करेंगे कि जो आपको लाइफ को चेंज कर देंगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा सेकंड हाउस में है, वर्ष फल में आएगा, तब क्या करना है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा सेकंड हाउस में है और वर्ष फल में सेकंड हाउस में आएगा तो ही आपको उसका रिजल्ट कंसिडर करने हैं। चंद्रमा आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो, जब वर्ष फल की बात करेंगे तो वर्ष फल में जब सेकंड हाउस में आएगा तब क्या करना है, क्योंकि वो साल आपका लकी ईयर होगा, पैसे के लिए अच्छी ग्रोथ देगा। अब अगर वो पीड़ित अवस्था में है तो पीड़ित अवस्था कैसे चेक करेंगे, उसको बहुत सिंपल तरीके से आपको बताएंगे कि कोई भी जिसको नॉलेज नहीं है वो भी समझ जाएगा कि अच्छा ये कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, चाहे वर्ष फल हो या बर्थ चार्ट में हो, तो यहाँ पर ये समस्या देखने को मिलेगी। तो उससे बाहर कैसे निकलना है उसकी बात करेंगे। तीसरा, कुंडली को समझना क्यों जरूरी है। और आज वाली वीडियो और पहले जो वीडियो बनाई है, क्योंकि मून के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, मून सेकंड हाउस, मून फर्स्ट हाउस, यानी कि मून 12 हाउस के ऊपर हमने पहले बात करी थी। वो किस तरीके से की थी, अकॉर्डिंग टू रेड बुक कॉन्सेप्ट। उन वीडियोस में एक पेज स्टार्टिंग में लगाया गया था, जब वीडियो स्टार्ट होती है उस पेज के अंदर पूरे के पूरे जो वीडियो है उसका एक सार था, यानी कि जो रेड बुक की लैंग्वेज है उसके अंदर वो पेज लिखा हुआ है। तो वहां पर जब आप उस पेज को स्टडी करते हैं, पुरानी वीडियोस को देखते हैं, मून के अकॉर्डिंग आपका मून बर्थ चार्ट में कहाँ भी प्लेस्ड है, तो एग्जैक्टली वो क्या रिजल्ट देगा, किस किस हाउस के अकॉर्डिंग कहाँ का प्लैनेट्स का प्लेसमेंट है, उसकी गुड कंडीशन क्या बैठ, तो दैट इज डिफरेंट। अगर आप उस वीडियोस को, सपोज कीजिए आपका मून सेकंड हाउस में है, तो आज की वीडियो प्लस वो वाली वीडियो दोनों को देखकर एक कंबाइंड नोट्स बना लें, 2-3 पेज का बनेगा। आप यकीन मानिए कि आप कितनी भी बुक्स पढ़ लें, मगर ये जो आपके नोट्स तैयार होंगे, ये नोट्स अगर आपने तैयार कर लिया, और कितने प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट। अब आपको केवल अपना कंसिडर करना है, तो अपनी कुंडली खोलिए, उसके अकॉर्डिंग देखिए कौन सा कहाँ बैठा है और वो नोट्स तैयार कर लीजिए। आपको बात समझ में आ जाएगी कि वेयर इज द प्रॉब्लम इन योर लाइफ और हाउ टू कीप इट गुड। बहुत इजी है, तो आपको समझ आ जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम कर रही है, जो चीजें बताई है वो सारी की सारी वहां मैच कर रही हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम इन चीजों को समझ जाते हैं और हमें समझ में आता है कि रेमेडीज आर जस्ट लाइक ए मेडिसिन, कौन सी किस साल खानी है उसको समझना है, ज्यादा मेडिसिन नहीं खानी, उससे हेल्थ खराब होगी। बात की गहराई को समझिएगा कि रेमेडीज ज्यादा नहीं करनी। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, अरे साहब महीने के हिसाब से भी रेमेडी बता दो, इसके साथ उनको तो रेमेडी जो है 50-60 चाहिए। तो मैंने कहा ये काम धंधा कब करेंगे। तो इस बात को समझने कि रेमेडीज बहुत ज्यादा नहीं करनी, हमने स्पेसिफिक रेमेडी वर्ष फल के अकॉर्डिंग करनी है और कुछ रेमेडीज लॉन्ग लाइफ फॉलो करनी है। केवल इतनी सी बात समझनी है और लाइफ में चेंज लाना है, और ला सकते हैं और आता है, ये तय है। हो सकता है कि हमें समझने में समय लगे, मगर सब चीजें अपना काम कर रही हैं। ये डिपेंड करता है कि हम कितना समझते हैं। तो यहाँ पर मून सेकंड हाउस में जब होगा, इसके रिजल्ट क्या मिलेंगे, सबसे पहले रिजल्ट की बात करेंगे, फिर गुड और बैड के जो क्या रूल अप्लाई होंगे उसकी बात करेंगे, फिर सिम्टम्स कि मून सेकंड हाउस में होगा तो ये चीजें आपके यहाँ मिलेंगी ही मिलेंगी। इट इज द सिम्टम्स ऑफ बैड मून, कि मून खराब है तो ये चीजें आपके यहाँ मिलेगी, इन चीजों को घर से हटा दो। थर्ड, प्रिकॉशन। अब मून आपका सेकंड हाउस में है, वर्ष फल में है, बर्थ चार्ट में है, चलो ठीक है, समझ में आ गया बात, अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, खराब है तो भी ठीक है। अब करना क्या है, प्रिकॉशन, क्या नहीं करना है, यानी कि ये काम नहीं करने। एंड द रेमेडीज, क्या रेमेडीज करनी है, तो दैट इज वेरी सिंपल
कि हमें केवल इन 5 पॉइंट को कंसिडर करना है एंड अपनी चीजों को लाइफ में सेट करना है। जब तक इन्हें सेट नहीं करोगे, कितना भी, देखिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब आप एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे कि ऑल थिंग प्लान्ड बाय द प्लैनेट, वी आर जस्ट लाइक ए कठपुतली, तो हम तो एक नाच रहे हैं, ईश्वर नचा रहा है, उसने कॉन्सेप्ट दिया है, दिमाग लगा लो, समझ लो। प्लैनेट्स आपके 9 प्लैनेट्स हैं बर्थ चार्ट के, वो क्या कहते हैं उनकी बात को समझ लोगे, दैट इज ओके। नहीं समझ लोगे तब भी ओके। तो ये आप पे डिपेंड करता है कितना ठीक करना चाहते हैं। एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लें, समझ में नहीं आएगा, मगर आप फ्रॉम द बिगिनिंग और राइट नाउ जितनी वीडियोस बन चुकी हैं, सबके अंदर इंपॉर्टेंट रूल, ग्रामर वगैरह सब कुछ बताया गया है। दैट इज वेरी वेरी अमेजिंग। उनको आप फ्रॉम द बिगिनिंग समझिए, एक एक वीडियो के अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए, और जिसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, विद इन अ मंथ आप फील करेंगे कि आपको एक अच्छी नॉलेज आती जा रही है, और आप कुछ समय बाद अपने आप को एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर फील करने लगेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा इसके फायदे ये भी हैं। आप प्रोफेशनली जाए ना जाए, मगर आप किसी से बात करेंगे तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा भाई सामने वाले को नॉलेज है भी नहीं है, ये मेरे बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि आज के समय में राइट नॉलेज कम है, एस्ट्रोलॉजी के नाम पे बेवकूफ ज्यादा बनाया जा रहा है, उपाय के नाम पे लूटा ज्यादा जा रहा है। इन सब बातों को हमने समझना है। हर चीज के समझने पढ़ने के फायदे अवश्य होते हैं। मून सेकंड हाउस गुड फॉर एजुकेशन, रिजल्ट क्या है? गुड फॉर एजुकेशन, भाग्योदय। यानी ऐसे जातक अगर मून अच्छा हुआ तो अच्छी खासी एजुकेशन ले लेते हैं, एजुकेशन ही इनके भाग्योदय का कारण बनती है। ऐसे जातक कई बार एजुकेशन सेक्टर में उच्च पदों पे आसीन देखे गए हैं या हो जाते हैं। अगर ये प्रयास करें तो निश्चित तौर पर इनको वहां सफलता मिलती है, जैसे कि प्रिंसिपल, डीन वगैरह। इस तरह से अपने से बड़ों का सहयोग इनको हमेशा जीवन में मिलता रहता है। ऐसे जातक को सपोर्ट फ्रॉम द सीनियर्स, अपने से बड़े उच्च लोग जो हैं, चाहे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हों या हमारे जहां काम करते हैं प्रोफेशन के जो सीनियर लोग हैं, उनसे सपोर्ट मिलता है। अब ये सारी बातें वर्षफल में कैसे अप्लाई करेंगे? जिस साल वर्षफल में आएगा, बर्थ चार्ट में होना वर्षफल में आएगा सेकंड हाउस में, उस साल आपको सपोर्ट फ्रॉम द सीनियर, उस साल किसी प्रकार का कोई एग्जाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो दैट विल सपोर्ट यू। इफ गुड मेल चाइल्ड डेफिनेटली विल बी हैपन, यानी कि अगर चंद्रमा सेकंड हाउस में अच्छा है तो नॉर्मली इन लोगों के मेल चाइल्ड अवश्य होता है। थर्ड, पैतृक संपत्ति, पेरेंटल प्रॉपर्टी फ्रॉम द पेरेंट्स, यानी कि पैतृक संपत्ति इन लोगों को अवश्य मिलती है। कई बार आप लोगों के प्रश्न होते हैं कि मुझे पैतृक संपत्ति मिलेगी नहीं मिलेगी एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन, तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि पैतृक संपत्ति मिलने के योग बने हुए हैं, मगर अगर कहीं रुकावट आ रही है दैट मीन्स कि मून यहाँ पर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। उसकी रेमेडी कैसे की जाएगी? वर्षफल चेक कर लो, वर्षफल के अंदर मून कहीं ना कहीं खराब पोजीशन में आया होगा, इसी वजह से दिक्कत आ रही है। जैसी उसकी पोजीशन ठीक होगी, चीजें पॉजिटिवली आपका हो जाएंगी, मगर योग बना हुआ है। चंद्र से संबंधित वस्तुओं से के काम से लाभ, यानी कि चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं के काम से लाभ। चंद्रमा क्या है? चावल। चंद्रमा क्या है? आपका चांदी है। चंद्रमा क्या है? आपका अनस्टिच कपड़ा, बिना सिला कपड़ा। विदेशी यात्राएं, समुद्री यात्राएं, इनसे जातक को लाभ अवश्य प्राप्त होता है। किसी भी तरह का घर के पास, अब ऐसे जातक कि घर के पास अगर कोई धार्मिक स्थान है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वगैरह कुछ भी है, तो यहाँ पर ये चंद्रमा के शुभ होने की निशानी मानी गई है। बर्थ प्लेस अपर फ्लोर पे, अब अगर किसी व्यक्ति का जन्म अपर फ्लोर पे हुआ हो, यानी ग्राउंड फ्लोर पे ना होकर उससे ऊपर कहीं भी हुआ हो, तो ये भी शुभ चंद्रमा की निशानी है। घर के किसी व्यक्ति को अगर मिर्गी या दिमागी संबंधी कोई भी परेशानी हो तो इट इज द सिम्टम्स ऑफ बैड मून इन चार्ट। तो यहां पर हमें कुछ चीजों को यह समझना होगा कि अच्छा ये चीजें इंडिकेट भी करें, मतलब कितना इजी कॉन्सेप्ट हो जाता है कि जब आप सिम्टम्स के आधार पर और चीजों के आधार पर, अच्छा एजुकेशन में प्रॉब्लम अच्छी चल रही है तो मून अच्छा है, तो जब आप इन चीजों को चेक करते हैं तो बात समझ आती है। मून अगर अच्छा है, किसी का मून अगर अच्छा है, सेकंड हाउस में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली शुभ माना गया है। क्यों माना गया है? सेकंड हाउस में उच्च के होते हैं, बृहस्पति कारक हैं। बृहस्पति जो है यहाँ पर
चंद्रमा को सपोर्ट करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे यहाँ मून आ जाते हैं। और मून का कुंडली में स्ट्रॉन्ग होना डेफिनेटली आपको लाभ देता है। तो यहाँ पर भाई अगर है, अगर ऐसे व्यक्ति के नॉर्मली भाई मून खराब हो तो होता नहीं है, भाई अगर है तो इट इज द सिम्टम्स ऑफ गुड मून। तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसके रिजल्ट को समझना कि भाई मून अगर हमारा वर्चफल में आ रहा है, सेकेंड हाउस में आ रहा है, बहुत बढ़िया है, खराब है तो उसको ठीक कर लेना है। अब इसके बात करते हैं नेक्स्ट, गुड एंड बैड रूल। रूल क्या अप्लाई करेंगे, सिंपल सा है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, यानी कि इन हाउसेज में कौन से हाउस हो गए, 4th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 12th हाउस। इन हाउस में राहु, केतु और शनि, इनमें से कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई प्लैनेट इन हाउस में नहीं है तो यहां पर ये चंद्रमा अब शुभ माना जाएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि भाई ठीक है, शुभ है तो कितना ज्यादा शुभ है, खराब है तो कितना ज्यादा खराब है, परसेंटेज भी तो होती है। भाई एक्सीडेंट होगा, अब एक्सीडेंट कैसा होगा, आदमी स्कूटर से गिरेगा, पैर में खरोच आएगी, पैर की हड्डी टूटेगी या सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। तो एक्सीडेंट को भी तो समझना होगा ना। इस तरह से हमें ये समझना होता है कि कोई प्लैनेट खराब है या अच्छा है तो कितना है। अब उसके कितने की कैटेगरी को कैसे डिफाइन करें, देखिए आपको बताते हैं कि जब आपने ये रूल अप्लाई कर दिया कि भैया 4, 6, 8, 9, 10 और 12 इन हाउस में शनि, राहु, केतु में से कोई ना हो तो चंद्रमा शुभ है, ठीक है। तीसरा, चंद्रमा बैठा कहाँ है, बृहस्पति के कारक भाव में। बृहस्पति देव अगर कुंडली के अंदर अच्छी पोजीशन में है, जहां भी बैठे हैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो निश्चित तौर पर चंद्रमा जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि जातक के पास जीवन में धन दौलत की कमी नहीं होगी। और सुख भाव का कारक है, सुख का डिपार्टमेंट, हैप्पीनेस का डिपार्टमेंट सब चंद्रमा के पास रहता है, यानी कि बहुत ही अच्छा राजयोग कुंडली में बन जाएगा। तो तीसरा, केतु 12th हाउस। अब केतु अगर 12th हाउस में है, हालांकि यहाँ पे तीनों की बात करिए पर स्पेशली केतु अगर 12th हाउस में है, तो ये जो अभी रूल बताए हैं 4, 6, 8, 10, 12, ये बेसिकली आपको शॉर्टकट में बताए हैं, ये ग्रामर के रूल हैं। अब इनको कैसे अप्लाई करना है, अगर उन सब पे जाएंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, या आप सिंपली वे में चेक करें कि अगर यहाँ पे चंद्रमा के एनिमी नहीं है दैट इज ओके। अगर केतु 12th हाउस में है तो ऐसे में केतु का कनेक्शन चंद्रमा के साथ बनके कुंडली में चंद्र को ग्रहण लगता है। अब ऐसे में कोई भी प्लैनेट जब खराब स्थिति में आता है तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब करेगा। एक होता है कारक चीजें, एक होती हैं आपका एक निर्जीव और एक सजीव, यानी कि एक जो चीजें लाइव होती हैं जैसे मदर, और एक जो चीजें आपका खराब होती हैं, अब यहाँ पर निर्जीव होती हैं जैसे कि आपका पैसा। अब पैसा क्या है, निर्जीव है, तो चंद्रमा मदर का कारक भी है, तो दोनों में से किसी एक पर अपना बैड इफेक्ट देगा। केतु 12th हाउस, चंद्रमा सेकंड हाउस, ऐसे में जातक की या तो चाइल्ड को लेके प्रॉब्लम रहेगी या एजुकेशन को, दोनों में से एक चीज ही अच्छी चलेगी, क्योंकि यहां पर चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा तो या तो एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या फिर इसके बच्चा नहीं होता या मेल चाइल्ड नहीं होता, इसको ऐसे समझिए। तीसरा, चंद्रमा अगर कुंडली में सेकंड हाउस में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो यहां पर ऐसे जातक की मदर, जातक की 48 वर्ष की आयु तक अवश्य ही जिंदा रहती हैं। चंद्रमा पीड़ित तो मदर के हेल्थ इश्यू जितना ज्यादा पीड़ित, क्योंकि ज्यादा की कंडीशन कैसी, इन हाउसेज में शनि केतु राहु। अब शनि केतु राहु में से हो सकता है कोई एक ही बैठ जाए तो कितना इफेक्ट देगा, 30-40%। अब तीनों ही बैठ जाएं, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, यानी कि 6-7 बताइए सबके अंदर ही से शनि राहु केतु प्लेसमेंट करके बैठ गए, तो अभी और ज्यादा पीड़ित। अब ऐसे ठीक कैसे रखना होगा, इसके रेमेडीज के द्वारा। अब यहाँ पर जो आपको देखिए रूल बताए हैं अभी कि अगर यहाँ पर इन हाउसेस में इनके एंटी प्लैनेट प्लेस्ड हैं तो यहाँ पर इसके फल को कमजोर करेंगे। मगर सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये भी देखना है कि जहां वो बैठा है, यानी कुंडली में बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग रखना है। दूसरा, शुक्र थोड़ा कुंडली में कमजोर अवश्य होता है क्योंकि मून इज द एनिमी ऑफ वीनस,
तो यहाँ पर मून को भी हमने कुंडली में ठीक रखना है, क्योंकि कोई प्लेनेट कहीं बैठेगा तो कहीं खुद तो स्ट्रांग होगा मगर दूसरे को कमजोर करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है। अब यहाँ पर सिम्टम्स क्या मिलेंगे? नॉर्मली ऐसे व्यक्ति के घर में किसी न किसी भगवान की मूर्ति, शंख, शिवलिंग इत्यादि, त्रिशूल, ये चीजें, झूला, अब झूला किसी प्रकार का, बच्चे का झूला या लड्डू गोपाल जी का झूला, यानी कि झूला, एनी टाइप ऑफ झूला, स्विंग देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इनको ये सभी चीजें अपने घर पे स्थान नहीं देनी चाहिए, रखनी नहीं चाहिए। सेकंड, इनको कभी भी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा जातक अपर फ्लोर पे रहेगा तो अवश्य ही जीवन में तरक्की करेगा। तीसरा, ऐसे जातक के घर में जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर या प्रेस, इनमें से कोई ना कोई चीज या तो खराब रखी रहती है या अक्सर जल्दी खराब हो जाती है। तो इसको आपने इमीडिएट ठीक कराना है, घर में खराब नहीं यूज करना है। जब तक वो खराब पड़ी रहेगी, यानी कि इट इज द सिम्टम्स ऑफ बैड मून। तो यहाँ पर सिम्टम्स के ब्याह पर, सिम्टम्स अगर हमें पता होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है और उसको कैसे ठीक रखना है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, इनकी प्रिकॉशन जो हैं वो रेमेडीज से ज्यादा काम करती हैं। रेमेडीज की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसे जातक को अपने घर में एक तो ये सारे सामान नहीं रखना चाहिए, अपर फ्लोर पे रहना चाहिए। दूसरा, अपने घर में कच्चा स्थान अवश्य रखें, यानी जहाँ पे पेड़ पौधे लगाने का कोई ना कोई स्थान घर में अवश्य होना चाहिए। अब आजकल अगर आप फ्लैट में रहते हैं या घर इस टाइप के बने हैं कि वहां पर कोई भी कच्चा स्थान हमने नहीं छोड़ा, सारा ही सारा पत्थर लगा रखा है, तो ऐसे में अपने घर के अंदर किसी गमले में आलू का पौधा लगाएं, उसमें डेली पानी वगैरह दें, उसका टेक केयर करें, और जब आलू वगैरह आए तो आपका मंदिर में दे आए। तीसरा, अब ये जो सभी चीजें बताई जा रही हैं, ये रेमेडीज बर्थ चार्ट पे काम करेंगी। वर्षफल की बात भी करते हैं कि अगर वर्षफल में सेकंड हाउस में मून आएगा तब क्या रेमेडी करनी है। दूसरा, ससुराल से 50 ग्राम चांदी की ईंट अवश्य लेके रख लें। तीसरा, अपनी मदर से चांदी व चावल किसी भी रूप में लेके रख लें। तो उसका बेस्ट वे ये है कि आप चांदी की एक चौकोर डब्बी लें, उसमें चावल डाल के माँ आपको आशीर्वाद के तौर पे लेके दे दें और उसको आप हमेशा संभाल के रखें अपने घर में। तीसरा, वर्ष फल के अंदर अगर यहाँ पर चंद्रमा सेकंड हाउस में आता है, क्योंकि वर्ष फल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि हम लोग जब कभी भी परेशान होते तो अपनी करंट की पोजीशन से होते हैं। बचपन से अब तक क्या हो उससे मतलब नहीं है, अभी क्या रहेगा, ये साल कैसा जाएगा, हमेशा इसी की चिंता तो रहती है। पीछे क्या होगा, उसको क्या ठीक है, हो गया जो हो गया। तो अभी उसको कैसे ठीक रखना है। अब चंद्रमा सेकंड हाउस में आए तो आपको करना क्या है कि अनस्टिच, बिना सिला हरा कपड़ा किसी अनमैरिड गर्ल, कन्या, जिसे कन्या तो 10 साल से कम की होंगी, अनमैरिड गर्ल को दे दें या कन्याओं को दे दें, किसी को भी, यानी कि इसकी शादी ना हुई हो, ऐसी लड़की को आप बिना सिला कपड़ा कुछ ना कुछ डोनेट करें। अब कितने दिन करें? ऐसा 43 डेज कंटिन्यू करना है। अब आज के समय में 43 डेज कंटिन्यू कर पाना अगर आपके लिए पॉसिबल ना हो तो फिर उसका ऑल्टरनेट ये है कि 43 पीस कपड़े के आपने किसी 43 गर्ल्स को एक ही दिन में दे देने हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। दूसरा, रात को अपने सिरहाने दूध और पानी मिक्स करके रखें और अगले दिन किसी कांटेदार वृक्ष में डालें। ये भी रेमेडी आप कर सकते हैं अगर पहले वाली रेमेडी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि भाई आपका वर्षफल कैसे काम करेगा और ये लगन चार्ट कैसे काम करेगा, तो दोनों को ठीक रखना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ में चेंज अवश्य आएगा। आज हमने मून फर्स्ट के साथ मून सेकंड हाउस दोनों कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में पिछली जो आपकी वीडियोस थी कमेंट से और इस वाली में जो भी आपके डाउट थे, जो डेट ऑफ बर्थ थी, केवल उनको हम डिस्कस करेंगे कि आपको ये भी समझ में आएगा कि हाँ, तो उसमें 5-4 चार्ट लेंगे, उन चार्ट्स को हम देखेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के वीडियो और इससे पहले जो थी दोनों तीनों वीडियो को मिला के जो कमेंट्स होंगे उस पर एट रैंडम 4-5 चार्ट उठाए जाएंगे और उसको जो है कंसिडर किया जाएगा। वो कोई भी हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।